नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम गुप्ता। चलिए आज का करंट अफेयर्स पहले हम शुरुआत करते हैं कोटेशन से। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ समझने की इच्छा है, तो वो आपको ज़रूर होगी और वो आगे भी होती ही रहेगी। तो इसीलिए मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के करंट अफेयर्स को चालू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल से। पासपोर्ट ईगल अधिनियम। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जो लोफ्रेन और रिपब्लिकन जॉन कर्टिस ने प्रतिनिधि सभा में 2021 कानूनी रोजगार ईगल अधिनियम के लिए ग्रीन कार्ड की समान पहुंच की शुरुआत की। बिल भारतीय नौकरी चाहने वालों के लिए फायदेमंद होगा जो वर्तमान में अस्थायी वीज़ा पर निर्भर हैं या अमेरिका में काम करने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ये इस अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं। प्रतिदेश सीमा के बारे में ईगल अधिनियम। द्विदलीय अधिनियम रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रतिदेश 7% की सीमा को समाप्त करने का प्रयास करता है और परिवार प्रायोजित वीज़ा पर प्रतिदेश सीमा 7% में बढ़ाकर 15% में इस सीमा को खत्म करने के लिए 9 साल की अवधि का प्रावधान है। 20वीं सदी के मध्य में 7% की सीमा शुरू की गई थी, जिसके कारण अपेक्षाकृत कम आबादी वाले देशों को अपेक्षाकृत बड़ी आबादी वाले देशों में समान संख्या में वीज़ा आवंटित किए गए हैं। आइए जानते हैं यह भारतीयों के लिए कैसे मददगार है। थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ने मार्च 2020 में बताया था कि रोजगार आधारित वीज़ा के लिए 75% बैकलॉग भारतीयों से बना था। ईगल अधिनियम के साथ प्रतिदेश सीमा हटा दी जाएगी, जो रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए याचिकाओं में तेजी ला सकती है। हालांकि चूंकि सबसे अधिक संख्या में आवेदक भारत और चीन से हैं, इसलिए ईगल अधिनियम नववर्ती वर्षों के लिए निचले प्रवेश वाले राज्यों के लिए वीज़ा आरक्षित करने का प्रयास भी करता है, जबकि रोजगार आधारित वीज़ा का 30% वित्त वर्ष में एक आरक्षित किया जाएगा। इसे वित्त वर्ष 7, 8 और 9 में घटाकर 5% कर दिया जाएगा। ये बिल यह भी सुनिश्चित करता है कि 9 वित्तीय वर्षों में कोई भी देश 25% से अधिक आरक्षित वीज़ा प्राप्त नहीं कर सकता है और कोई भी देश 85% से अधिक अनारक्षित वीज़ा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये आज की पहली न्यूज़ थी। नेक्स्ट चलते हैं। सितारों की संख्या गिनने का मिशन। कॉस्मिक इंटरफेरेंस बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 साइबर 2 नासा द्वारा न्यू मैक्सिको यूएसए में व्हाइट सैंडर्स मिसाइल रेंज से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या की गणना करना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं। साइबर 2 सितारों की गिनती कैसे करेगा? एक बार जब उपकरण पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर हो जाता है तो यह आकाश के एक हिस्से का सर्वेक्षण करेगा, जिसमें आकाशगंगाओं के दर्जनों समूह शामिल होंगे। ये उपकरण वास्तव में अलग अलग सितारों की गणना नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पृष्ठभूमि प्रकाश का पता लगाएगा, जो कि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में उत्सर्जित प्रकाश है। इस सभी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट से साइबर 2 इस कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कुछ सबसे आम सितारों द्वारा उत्सर्जित होता है। अनिवार्य रूप से इस दृष्टिकोण का लक्ष्य यह देखना है कि यह प्रकाश कितना चमकीला है, जिससे वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाया जा सके कि इनमें से कितने तारे हैं। तो ये रही आज की दूसरी न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। भौतिक विकलांग व्यक्तियों का उत्थान। भौतिक विकलांग व्यक्तियों का उत्थान। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने नीपेट सिकंदराबाद के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन का वस्तुतः उद्घाटन किया।
या राष्ट्रीय हित में बहुत ही विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसे पहले राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के रूप में जाना जाता था। भौतिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संस्थान या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारतीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है। इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र नोएडा, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 तथा इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्मृति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की। यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की वजह से लिया गया, जिसके अनुसार 50 लाख के अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। इन तीनों अधिकारियों को भारत का निवासी होना चाहिए। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले परेश बी लाल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। नए आईटी नियम को लागू होने के 2 दिन बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल ने अपने अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के बारे में जानकारी सरकार के साथ साझा की थी। 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से उन तक पहुंच सके। शिकायत अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का भी काम सौंपा गया है कि शिकायत 24 घंटे के भीतर स्वीकार की जाए तथा इसके दर्ज होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसका समाधान किया जाए। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट न्यूज पर। पेन पिंटर पुरस्कार 2021। जिम्बाब्वे के लेखक जिप्सी डैन ग्रैम बगान ने, जिन्हें बुकर प्राइज के लिए चुना गया, उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटाल ट्रुथ इवन एमेडेस्ट टाइम्स ऑफ अपहेवल के लिए पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैम बगान की पुस्तक दिस मॉन बिल्डेबल बॉडी को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया था। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के अनुपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। थाईलैंड समन्वित गश्त कारपेट। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास का 31वां संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ। भारतीय पक्ष की ओर से एक स्वदेश निर्मित नौसेना जहाज INS सरयू और थाईलैंड नौसेना HTMS कराबी दोनों नौसेनाओं के डोनियर समुद्री गश्ती विमान के साथ कॉर्पेट में भाग ले रहा है। कॉर्पेट के बारे में। कॉर्पेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMABL के साथ आयोजित किया जा रहा है। कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच एक दूसरे को समझने और सहयोग का निर्माण करता है। गैर सूचित और नियमों का उल्लंघन करके मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने उपाय के लिए विकसित करता है। नेक्स्ट न्यूज पर इकोस्टेमा क्वारंटेना बारे में जानते हैं। इकोस्टेमा क्वारंटेना यह काफी परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति है, जिसे केरल की वागामोन पहाड़ियों में देखा गया था। यह एक 12मासी जड़ी बूटी है जो सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील यह पौधा गीली चट्टानों में छायांकित आबादित आवासों में पाया जाता है। यह रूबिएसी परिवार की एक नाजुक शाकाहारी प्रजाति इडुक्की कोट्टायम सीमा के साथ एक अलग सदाबहार पैच में त्वरित प्रवाह वाली धारा के साथ खोजी गई थी।
इन प्रजातियों को IUCN मानकों के तहत डेटा की कमी DD के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि एक उपयुक्त श्रेणी निर्दिष्ट करने के लिए व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। प्रवाल द्वीप में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कोई फैसला नहीं। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने हाल ही में कहा है कि मालदीव ने अपने दक्षिण प्रवाल द्वीप एटाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के अलावा अड्डू हिंदी महासागर द्वीप में दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां 30,000 से अधिक लोग रहते हैं। अड्डू में मालदीव पुलिस प्रशिक्षण सुविधा बनाने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, क्या है। केरल सरकार द्वारा एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य रसोई घरों का आधुनिकीकरण करना तथा घरेलू में गृहिणियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। इस योजना के तहत KSFE द्वारा घरेलू गैजेट या उपकरण खरीदने हेतु सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सुलभ ऋण सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन एक राज्य द्वारा संचालित चिट फंड एवं ऋणदाता फर्म केरल राज्य वित्तीय उद्यम KSFE द्वारा किया जाएगा। इस ऋण लागत पर लगने वाले ब्याज को लाभार्थी स्थानीय स्वशासी निकाय और राज्य सरकार के मध्य समान रूप से साझा किया जाएगा। रसोई में मशीनीकरण बढ़ाकर श्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि श्रम में महिलाओं की बेहतर भागीदारी के लिए इन पर पड़ने वाले घर के कामों के बोझ को कम करना होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। SHG मास्क के बारे में जानते हैं, क्या है ये। SHG 95 बिलियन सोशल मास्क मेड इन इंडिया वाले ये मास्क प्रतिशत कणों को लगभग 90% और बैक्टीरिया को लगभग 99% तक रोक सकते हैं। इन मास्कों को इस तरह बनाया गया है सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और कानों पर बांधने का आरामदेह लूप लगा है। हाथ से धोने और दोबारा इस्तेमाल करने योग्य मास्कों की कीमत कंपनी ने 50 से 75 प्रति मास्क रखी है। उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बाइरेक और नाइकेपी नॉलेज पार्क इस सिलसिले में फास्ट ट्रैक COVID-19 निधि के तहत परिशोधन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सहायता कर रहे हैं, ताकि कई तहों वाली मिलीजुली सामग्री से बने हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क का विकास हो सके। लगभग 1,45,000 इकाइयों की बिक्री के साथ यह पहल, जिसे ग्रैंड चैलेंज कनाडा द्वारा भी वित्त पोषित किया गया है, को कई स्वयं सहायता समूह SHG की आजीविका में सुधार करते हुए COVID-19 के समय में मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। परिशोधन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यह इस समय स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़े उत्पादों के विकास में लगी हुई है। इसकी टीम को अनुभव है और उसका प्रतिशत प्रमुख संस्थानों में हुआ है। इसके आधार पर वे भारतीय संदर्भों में समस्याओं का निदान कर रहे हैं। इसे हैदराबाद में जून 2016 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। साइंस और टेक में COVID-19 वैक्सीन मिलाना। भारत विचार कर रहा है कि क्या लोगों को अलग अलग COVID-19 वैक्सीन खुराक का मिश्रण दिया जा सकता है। एक विशेष टीके की एक खुराक दूसरे टीके की दूसरी खुराक के साथ मिश्रित होती है। भारत में जिसका टीकाकरण कार्यक्रम वर्तमान में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V का उपयोग करता है, इस प्रथा को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अन्य देश पहले से ही इसका परीक्षण कर रहे हैं। टीकों के मिश्रण और मिलान का परीक्षण दशकों के किया जा रहा है, खासकर इबोला जैसे वायरस के लिए। भारत में रोटा वायरस टीकों के संयोजन का भी उपयोग और परीक्षण किया गया है। अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र ने जनवरी में असाधारण परिस्थितियों में फाइजर और मॉडर्ना टीकों दोनों mRNA के मिश्रण और मिलान की अनुमति दी। कनाडा, ब्रिटेन, रूस, चीन, यूरोपीय संघ जैसे कई अन्य देश इस पर काम कर रहे हैं। COVID-19 टीकों का मिश्रण और मिलान क्यों करें?
बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए। मिश्रण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न रूपों और म्यूटेंट के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके विशेष रूप से दूसरी खुराक के मामले में टीके की कमी की समस्या का समाधान हो सकता है। मिश्रण और मिलान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण को पूरा करने की अनुमति देता है। क्या चिंताएं हैं? मिश्रण और मिलान करना कितना सुरक्षित है और क्या दृष्टिकोण बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है? अभी भी इसका उत्तर दिया जा रहा है। परीक्षण न किए गए संयोजन। इन टीकों के सिर्फ जीवन, उनके शिपमेंट और भंडारण की स्थिति और कंटेनेशन में अंतर है। कुछ टीकों के अधिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं या विशिष्ट बीमारियों वाले लोगों में दुख के साथ काम नहीं कर सकते। से पता चलता है कि इससे दुष्प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करने के लिए परियोजना की थीम है आशा संघर्ष से उत्कर्ष तक हम आपके साथ हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 9 जून को कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता खोने वाले बच्चों के अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक चुनौती शुरू की। इसकी कार्य योजना जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण इन बच्चों की पहचान करेगा और उन्हें उनके करीबी जीवित रिश्तेदारों से मिलाने का प्रयास करेगा। यदि यह संभव नहीं है तो बच्चों के देखभाल संस्थानों में पुनर्वासित किया जाएगा और दिशा निर्देशों के अनुसार गोद लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी दर्जा। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। व्यवहार में अल सल्वाडोर की अपनी मुद्रा नहीं है। देश को 2001 में डॉलरीकृत किया गया था और यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर चलता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक विशिष्ट प्रकार की आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन इन तकनीकों द्वारा विकेंद्रीकृत और संचित है। बिटकॉइन को 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-08 के बाद पेश किया गया था। क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल आदि हैं। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है, किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बिटकॉइन माइनिंग नामक एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न है जो एक कठिन गणितीय पहेली को हल करके किया जाता है। एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खुले बही खाते में एक गुमनाम और एक एन्क्रिप्टेड रूप में किए गए सभी लेन देन, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक साझा अपरिवर्तनीय खाता बही है जो एक व्यापार नेटवर्क में लेन देन रिकॉर्ड करने और संपत्ति को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो आइए हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या जाना है। शुरुआत हमने कोटेशन से शुरुआत की, फिर इसके बाद हमने ईगल अधिनियम देखा, फिर उसके बाद सितारों की संख्या गिनने का मिशन देखा, फिर भौतिक विकलांग व्यक्तियों का उत्थान देखा, फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, उसके बारे में जाना, भारत थाईलैंड समन्वय गश्त कारपेट के बारे में जाना, अर्कोस्टेमा क्वारंटेना के बारे में जाना, 8 पावलदीप में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कोई फैसला नहीं हमने जाना, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट के बारे में जाना, SHG 95 बिलियन सोशल मास्क के बारे में हमने जाना, कोविड-19 वैक्सीन मिलाना के बारे में जाना, माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करने के लिए परियोजना हमने जाना, और अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, इसके बारे में जाना। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।